नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मिडल स्कॉलर चैनल पर। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आज जो पेपर हम हल करने वाले हैं विद्यार्थियों वो है आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आईआईटी जोधपुर का असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पेपर है। विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है आज का और आज हम इसे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और ये 11वें नंबर का हमने पेपर, जो पेपर की सीरीज़ थी प्रीवियस पेपर की, उसके अंतर्गत ये बीच में रह गया था। इस पेपर को आज हम देखेंगे और उसके बाद हमारी सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम टोटल पेपर आपको 20 पेपर हल करा चुके हैं विद्यार्थियों, जो कि आपकी स्टेज 2 की एग्ज़ाम के अंतर्गत हमने टोटल 20 पेपर आपको अपलोड कर चुके हैं। आशा है आपने उन्हें देख लिया होगा और धीरे धीरे करके प्रत्येक दिन आप एक एक पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का जो पेपर है उन सब विद्यार्थियों के लिए है जो कि आईआईटी खड़गपुर या अन्य अकेडमी में जो आने वाले टाइम में एग्जाम हैं आईआईटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, उनमें ये मददगार साबित होगा। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज का पेपर। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। एओ 2023 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है विद्यार्थियों। यही कारण है कि ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि ये पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है। विद्यार्थियों, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस फॉर एओ 2023। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 50 क्वेश्चन, सीरियल नंबर 1 से 50 तक है। ईच एमसीक्यू इज 1 मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों, फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम। तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड से पेमेंट नहीं मिलता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। एनी अदर सोर्सेज अदर देन अबव, यानी आपको कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से आपको नहीं मिलेगा। इनके अलावा अदर देन सोर्स से ये पेमेंट आता है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2, Mr. A joined IIT Jodhpur on 2nd January 2023, then his next increment is due on। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपको देखने को मिलते हैं। जो एओ का एग्जाम हुआ था आईआईटी दिल्ली का, उसमें भी इस तरह का प्रश्न देखा गया था। विद्यार्थियों, ये प्रश्न जानबूझ करके आपको पूछा जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय 1 जनवरी को रिक्रूट होता है या अपॉइंटमेंट होता है तो उसको 6 महीने बाद 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन अगर एक भी दिन कम है 6 महीने में तो उसे नेक्स्ट इंक्रीमेंट अगले 6 महीने के बाद ही मिलेगा। ऐसे प्रश्न के पीछे यही एक लॉजिक होता है, यानी फर्स्ट इंक्रीमेंट जो मिलेगा एम्प्लॉय कवरिंग 6 मंथ्स एंड अबव, देन 1 जुलाई को लग जाएगा। अगर 6 मंथ्स उसके कंप्लीट नहीं हो रहे तो अगले 1 जनवरी को उसको इंक्रीमेंट लगेगा। इस केस में जो ए का अपॉइंटमेंट हुआ है मिस्टर ए का, वो 2 जनवरी को हुआ है, यानी 1 जनवरी को नहीं हुआ। एक दिन उसकी सर्विस कम पड़ गई। यही कारण है कि उसका जो पहला इंक्रीमेंट है वो लगेगा 1 जनवरी 2024, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। यानी अगर उसका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2023 को हुआ होता तो उसको लगता 1 जुलाई 2023 को, लेकिन क्योंकि 2 जनवरी को हुआ है इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज, हमने बता रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस हमेशा 6 मंथ्स होती है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4, लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ। अब इसमें आपको पूछा है कि एलएनडी के बारे में पूछा है। आपको पता है एलएनडी हमेशा 360 डेज का एंटायर सर्विस कैरियर में मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। वाइल टेकिंग एनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव अंडर एलटीसी ए बैलेंस ऑफ एटलीस्ट। आप यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि जब भी आप अर्न लीव के लिए अप्लाई करेंगे, एनकेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो मिनिमम आपका 30 डेज आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तभी आप वो एनकेसमेंट 10 डेज का कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। While taking encashment of earned leave under LTC, a balance of at least how many days of earned leave may be available to his credit after taking into account the period of encashment as well as leave। तो मैंने आपको बता रखा है मिनिमम होना चाहिए 30 डेज। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6, द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज। मैंने आपको कई पेपरों में ये बता चुका है, क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है विद्यार्थियों। बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन, जिसको कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, विजिटर नॉमिनेट करता है, उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन से 3 साल तक वो अपना कार्यकाल निभाता है। विद्यार्थियों, मिस्टर
Advath retired from the service on superannuation on 30th November 2021. He has following leave of his credit and date of retirement. Earned leave था 210 और HPL था 200. How much HPL will be taken to calculate his leave encashment into leave salary from 210 डेज इन लीव? विद्यार्थियों, आपको पता है कि मैक्सिमम जो एनकेसमेंट होता है वो होता है 300 दिन। अगर 300 दिन है, 210 दिन उसके पास ऑलरेडी लीव पड़ी हुई है, तो आप बताइए उसके पास बैलेंस कितना है, यानी 90 दिन और चाहिए। 90 दिन लेने के लिए HPL जो उसकी पड़ी हुई है उसके पास वो है 200 दिन, लेकिन हमें चाहिए केवल HPL 180 दिन। विद्यार्थियों, क्योंकि हमें 90 दिन का ही एनकेसमेंट की और ज़रूरत है, दैट्स वाई हम 180 दिन ही उससे लेंगे HPL, क्योंकि 90 दिन का डबल हमें लेना है। HPL हाफ डे होती है तो उसको कन्वर्ट करेंगे फुल डे में, क्योंकि 210 दिन उसके पास EL ऑलरेडी है, 90 दिन की कमी है, मैक्सिमम 300 दिन का एनकेसमेंट होता है, तो 90 का डबल करेंगे 180 दिन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिक के साथ अगर आप उनको सॉल्व करेंगे और अगर जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो आपको हर क्वेश्चन के पीछे की रणनीति क्या है, क्वेश्चन को क्यों इस तरह से ऑप्शंस राइट हुआ है, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम कराते हैं, जिससे कि विद्यार्थी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब लेते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ LTC फ्रेश रिक्रूट इन द फर्स्ट 8 ईयर ऑफ द सर्विस? ये भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है विद्यार्थियों। पहले 8 साल के अंदर जो भी रिक्रूट हुआ है नया, उसको क्या एंटाइटलमेंट होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इसको 3 कंसेशन टू द होम टाउन एंड 4th कंसेशन टू एनीवेयर ऑफ द इंडिया इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, यानी हर ब्लॉक ऑफ 4 ईयर में आपको पहला जब नया आदमी रिक्रूट होता है तो उसको 3 बार तो घर जाने के लिए मिलेगा, और चौथे साल में उसको ऑल इंडिया LTC आपको मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों, लगातार 3 साल तक आपको घर जाने के लिए मिलेगा। नया रिक्रूट के केस में है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी, फिर अल्टरनेट आपको होम टाउन और LTC 4 ईयर ब्लॉक में ही आपको मिलती रहेगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द FR7 नो पावर में बी एक्सरसाइज और डेलीगेटेड अंडर दीज रूल एक्सेप्ट द कंसल्टेशन विद मी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। FR7 स्पष्ट कहता है विद्यार्थियों कि कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, फाइनेंशियल पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती या डेलीगेट नहीं की जा सकती FR7 के अंतर्गत। ये एक्सेप्ट किसके कंसल्टेशन से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कोई भी FR7 में ये कहता है कि आपने फाइनेंशियल जो पावर्स आपको दी गई हैं उनको डेलीगेट नहीं करना है, उनको एक्सरसाइज नहीं करना है जब तक कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्ट ना कर लें। यानी FR7 के अंतर्गत बदलाव नहीं हो सकता जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका अप्रूवल ना दे दे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, whether some members of the family can avail concession to hometown while some others for visiting anywhere of India in the same 2-year block? Yes, ऐसा हम कर सकते हैं। कुछ मेंबर्स हैं जो अलग अलग टाइम पर जा सकते हैं ऑल इंडिया LTC के अंतर्गत, और कुछ मेंबर्स हैं जो कि होम टाउन जा सकते हैं और कुछ ऑल इंडिया LTC ले सकते हैं। अगर जिन्होंने ऑल इंडिया LTC लिया है तो अगली बार उनको उन मेंबर्स को ऑल इंडिया LTC उसी 4 ईयर ब्लॉक के बाद मिलेगी, और अगर उन्होंने लिया है होम टाउन तो नेक्स्ट जो मेंबर होम टाउन इस बार गए हैं वो नेक्स्ट टाइम ऑल इंडिया LTC ले सकते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने ऑल इंडिया LTC लिया है वो अगली बार होम टाउन के लिए एलिजिबल होंगे। बोथ ईच ऑफ ग्रुप शुड बी कंप्लीट देयर जर्नी विद इन द सेम मंथ फॉर देयर डेट ऑफ द आउटवर्ड जर्नी, यानी उसी महीने में सबकी जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए जिस महीने में सभी लोग गए हैं। तो ये इसमें एक क्लॉज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थियों, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गवर्नमेंट सर्वेंट में बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी ऑन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को ड्यूटी पर कब ट्रीट किया जाएगा वो देखेंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है विद्यार्थियों, सर्विसेज ऑन प्रोबेशनर एंड अप्रेंटिस प्रोवाइडेड दैट द सच सर्विसेज फॉलोड बाय द कंफर्मेशन। अगर आप रिक्रूट होते हैं एक प्रोबेशनर के रूप में और अप्रेंटिस के रूप में, और उसके बाद आपका कंफर्मेशन अगर हो जाता है, सर्विस के अंदर आपका अटेस्टेशन हो जाता है, तो आपका प्रीवियस सर्विस भी काउंट किया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम है वो भी ड्यूटी में काउंट किया जाता है, और ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, अगर कोर्स पर जाते हैं तो आप सर्विस कोर्स पर जा रहे हैं, ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो सर्विस के थ्रू जा रहे हैं, दैट्स वाई वो भी आपका काउंट होगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। द मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ द IIT जोधपुर शैल बी क्लासिफाइड एज, आपको याद रखना है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकेडमिक स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। बिल्कुल सही है, ये तीनों तरह के स्टाफ IIT के अंदर होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ऑल ऑफ द अबव। Question number 13. If a government servant not entitled to travel by air avail LTC and travel
थ्रू एयरलाइंस विच अमंग द फॉलोइंग विल बी एडमिसेबल टू द रिम्बर्समेंट। आपको पता ही है, अगर जिस एम्प्लॉयज़ को, जो अब जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होते हैं, सीनियर असिस्टेंट होते हैं, उनको बाई ईयर ऑथराइज नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको एंटाइटल क्लास का ही फेयर दिया जाएगा। उनको बाई ईयर का फेयर ऑथराइज नहीं होगा, जर्नी कर सकते हैं, लेकिन जो रेल का फेयर होगा, AC3 का फेयर होगा, वो उनको दिया जाएगा। और अगर कनेक्टेड है राजधानी और शताब्दी उनके घर से, तो उनको फेयर राजधानी शताब्दी का मिलेगा। डायरेक्ट रूट पर अगर नहीं है तो नॉर्मल ट्रेन का AC का फेयर उन्हें दिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14 को। विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू सच फंड्स, द विड्रॉल ऑफ द मनी देयर ऑफ द कस्टडी ऑफ द पब्लिक मनी other than these credited to such funds received by and on behalf of the government of India, the payment into the public account of India and the withdrawal of the money from such account has been mentioned in article 2831। विद्यार्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 2831। इसमें आर्टिकल पूछा है, तो ये हमेशा पब्लिक फंड का रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब आर्टिकल 2831 में दे रखे हैं। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रेफर टू, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया किसमें दे रखा है? आर्टिकल 266(2) में है पब्लिक फंड, और कॉन्स्टिट्यूटेड फंड है आर्टिकल 283 में। तो आपको दोनों में अंतर याद रखना है विद्यार्थियों। अगर पूछा जाए आपसे पब्लिक फंड अकाउंट के बारे में, पब्लिक अकाउंट के बारे में, तो आर्टिकल देंगे 266, और अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया तो आर्टिकल देना है 283। तो दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों आर्टिकल्स को आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 और ए इज द करेक्ट, आर्टिकल 266 फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 16। No withdrawal shall be permitted on a claim of the first of any series of the payment of pay and allowances to a government servant other than a person newly appointed to the government service prepared by the DDO unless the claim is supported by a copy of last pay certificate। विद्यार्थियों ये जो होता है फॉर्म गार 2, फॉर्म गार 2 GAR2, ये इस केस में आता है लास्ट पे सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब बाय द CAG ऑफ इंडिया। ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि गार 2 इज़ द लास्ट पे सर्टिफिकेट है। आप याद रखिएगा, जो इसका लास्ट पे सर्टिफिकेट का नॉमेनक्लेचर है वो है फॉर्म GAR2। ये प्रिस्क्राइब्ड है CAG ऑफ इंडिया का, इसका फॉर्मेट दे रखा है, तो इसका आपको नाम पूछा है तो आपको याद रखना है GAR2, यानी गार 2 जो फॉर्म है वो है होता है लास्ट पे सर्टिफिकेट का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। हेड ऑफ द ऑफिस शुड वेरीफाई द कैश बैलेंस इन द कैश बुक एंड रिकॉर्ड ए साइंड एंड डीड सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट। यहाँ पर विद्यार्थियों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17 एट द एंड ऑफ द मंथ। हमेशा याद रखिए, जब भी आपकी कैश बुक होती है, कैश बुक में हम कैश बैलेंस शो करते हैं और क्लोजिंग करते हैं कैश बुक की, तो मंथ एंड के अंदर ही वहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगाया जाता है कि इसमें कैश इन हैंड इतना है, बैंक में अमाउंट इतना है और टोटल बैलेंस इतना है, यानी आपका जो है डेबिट और क्रेडिट साइड से मैच होना चाहिए। और ये सब होता है बी के एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। एवरी करेक्शन मेड इन द कैश बुक शुड बी इनवेरिएबली बी डेटेड इनिशियल्ड बाय द। हमेशा कैश बुक में पहले तो कोई करेक्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके पैसे का लेन देन उसमें होता है। लेकिन अगर कोई करेक्शन है भी तो आपको जस्ट उसको एक अंडरलाइन कर देना है, यानी कि आपको एक सर्कल के अंदर उसको बना देना है। आपको उसको काटना नहीं है, छुपाना नहीं है तथ्य को, और उसके नीचे करेक्ट फैक्ट लिख देना है और उसके बाद साइन करा लेना है हेड ऑफ द ऑफिस से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अब लेते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 19। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिगार्ड टू ओपनिंग ऑफ द बिड अंडर 2 बिड सिस्टम। ये 2 बिड सिस्टम के अंदर आपको करेक्ट सेंटेंस पूछा है। द टेक्निकल बिड आर टू बी ओपन बाय द Purchasing Ministry or Department at the first instances and evaluated by a competent committee or authority। तो सेकंड दे रखा है, एट द सेकंड स्टेज फाइनेंशियल बिड इज ओनली दीज टेक्निकल एक्सेप्टेबल ऑफर्स शुड बी ओपन आफ्टर इंटीमेटिंग देम टू डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग एंड फाइनेंशियल बिड ऑफ द फर्दर एवोल्यूशन एंड रैंकिंग बिफोर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस सही है विद्यार्थियों, याद कर लीजिए इनको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत विद्यार्थियों आता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी एन अमाउंट ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ए स्पेसिफाइड ऑफ द बिड डॉक्यूमेंट। हमेशा याद रखिएगा बिड सिक्योरिटी हमेशा आती है 2 से 5% और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आती है 5 से 10%। तो दोनों सिक्योरिटी को आप अच्छे से याद कर लीजिए विद्यार्थियों। जब भी कोई बिड आप लेंगे तो उसका 2 तरह की सिक्योरिटी ली जाती है, एक तो होती है बिड सिक्योरिटी और एक होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। और अगर बात करते हैं बिड सिक्योरिटी की पूछेगा तो 2 से 5% और अगर पूछे आपसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तो 5 से 10%, यानी 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। 10 से ज़्यादा नहीं होगी, 5 से कम नहीं होगी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। इसी तरह से बिड सिक्योरिटी की में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5%। तो आपको ये दोनों सिक्योरिटी याद रख लेनी है। कभी परफॉर्मेंस पूछता है तो कभी बिड सिक्योरिटी। यहाँ के केस में क्वेश्चन नंबर 20 के केस में ऑप्शन बी इज द करेक्ट 5 to 10% बिड आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो और अगर बिड सिक्योरिटी पूछता तो 2 से 5% लिखते विद्यार्थियों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। In case of the advance payment to supplies, it should not exceed how many percentage of the contract value in case of private firm। बार बार रिपीट होता है, मैंने आपको बता रखा है अगर गवर्नमेंट फर्म है तो एडवांस आप 40% तक दे सकते हैं और अगर है फर्म प्राइवेट तो आपको 30% ही देना है। ये याद रखना है। 30% है प्राइवेट फर्म के केस में और 40% है गवर्नमेंट फर्म के केस में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। Now question number 22. When the maintenance of any rentable building is entrusted to a civil department other than the central public work department, who among the following shall be responsible for the due recovery of the rent thereof? अब इसे याद रखिएगा, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो आपने एंट्रस्ट कर रखा है सिविल डिपार्टमेंट को सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट के अलावा, तो उसके लिए आपको रिकवरी जो रेंट रिकवरी होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। यानी जिस डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार होता है। ये लिखा हुआ है रूल नंबर 126 ऑफ जनरल फाइनेंस रूल, यानी जीएफआर के रूल नंबर 126 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। विद्यार्थियों हर क्वेश्चन के पीछे का तथ्य हम आपको बताते हैं कि कौन सा तथ्य कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ रेफर किया हुआ है। इसमें बहुत सारी मेहनत हमारी टीम की लगती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर मोटिवेशन हमें देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा और इसी तरह की आपकी मदद हम कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 23। Which among the following is not included the standard of the financial property content in GFR 2017? यानी आपको नोट पूछा है विद्यार्थियों। जब भी पेपर के अंदर आप इस तरह देखें नोट करेक्ट या नोट आता है तो आप बहुत ध्यान से इसको करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट को अच्छे से देख लेना है कि पूछा क्या है आपसे। इस केस में क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन सी इज द बिल्कुल आपको आता है नॉट इंक्लूडेड है। एक्सपेंडिचर शुड नेवर एक्सीड द बजट अलोकेशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। विद्यार्थियों आपको जो बजट अलॉट हुआ है उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ये फैक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द स्टेशंस वेयर which are not at a distance less than 20 km from the old stations and their transfer should be in the same city actually involving a change of residence, the quantum of composite transfer grants would be। मैंने आपको बता रखा है अगर चेंज ऑफ रेजिडेंस है विद इन 20 किलोमीटर है, सेम स्टेशन के अंदर है, तो आपको 1/3 मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। In case where the both husband and wife are government servant, the quantum of the composite transfer grant admissible to spouse who has transferred within the 6 months। मैंने आपको बता रखा है विद इन 6 मंथ अगर ट्रांसफर हो जाता है हस्बैंड और वाइफ का, एक का पहले हो चुका है, एक का विद इन 6 मंथ में होता है, तो दूसरे वाले जो लास्ट में हुआ है उसको 50% ही मिलेगा। और अगर 60 डेज के बाद होता है ट्रांसफ़र होता है तो उसको फुल मिलेगा। यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। द फर्स्ट आईआईटी वाज सेटअप इन 1951। आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अपनी खड़गपुर वेस्ट बंगाल के आईआईटी है जो सबसे पहले बनी थी, इसी का सबसे पहले उद्घाटन हुआ था 1951 में। दिल्ली का बात करें तो ये 1961 में, और इसी तरह से बाकी आईआईटी इसका भी आप पेपर देने जा रहे हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट डेट आप याद करके जाएंगे। पहली आईआईटी और लेटेस्ट आईआईटी का भी आप याद करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। The maximum number of times travelling allowance shall be drawn by a government servant under SR 130 for a journey to and from place at which he appears in an obligatory examination। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 27
7 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ट्रैवलिंग अलाउंस कितनी बार मिल सकता है जब गवर्नमेंट सर्वेंट SR 30 के अंतर्गत जर्नी करता है टू एंड फ्रॉम प्लेस विच अपियर फॉर ऑब्लिगेटरी एग्जामिनेशन। अगर आप सर्विस एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको मैक्सिमम नॉट मोर देन ट्वाइस फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यानी कोई भी एग्जाम है आप अगर 2 बार ही आपको कंसेशन मिल सकता है। यानी आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27, नॉट मोर देन ट्वाइस फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो 2 बार ही आपको कंसेशन मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 28 आता है इन पोजीशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पेनल्टी डज नॉट by itself debar the government servant concerned from the being considered for the promotion। तो विद्यार्थियों याद रखना है ऑप्शन ए एंड बी यानी सेंसर और रिकवरी फ्रॉम पे। आपको यहाँ पर अगर ये 2 पेनल्टी मिलती हैं तो वो आपको डिबार नहीं करेगी आपके प्रमोशन के लिए। अगर आपको सेंसर मिलता है, सेंसर यानी भर्त्सना, और रिकवरी फ्रॉम पे होती है किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, तो भी आपको डिबार नहीं किया जाएगा प्रमोशन के लिए, आपको कंसीडर किया जाएगा प्रमोशन के लिए अगर सेंसर और रिकवरी होता है तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। विद्यार्थियों, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1 जनवरी 2022 इज इम्पोज विद ए पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग 1 इंक्रीमेंट बाय इश्यूइंग पनिशमेंट ऑर्डर डेटेड 3 सितंबर 21 इंडिकेट द डेट ऑन विच द पेनल्टी टेक्स इफेक्ट फ्रॉम। तो आपको याद रखना है विद्यार्थियों, उसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट था 1 जनवरी 2022 को, आपको विदहेल्ड कर दिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, यानी आपने उसका जो था 1 जुलाई 2022 को वो आपको 6 मंथ्स के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी इज़ द करेक्ट 1 जुलाई 2022। इसी तरह से विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज ए पेनल्टी विद होल्डिंग ए नेक्स्ट इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years फॉर मिस्टर एक्स वाइड पनिशमेंट ऑर्डर डेटेड 1 जून 2013 स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द इंक्रीमेंट टू बी विदहेल्ड। विद्यार्थियों, अगर उसने आपको मिला है 3 साल के लिए मिला है, यानी उसका पहला जो इंक्रीमेंट है वो लगेगा 1 जून 2013 का है, तो 1 जुलाई 2013 को पहला इंक्रीमेंट बनता है, दूसरा उसका इंक्रीमेंट बनता है 1 जुलाई 2014 को, तो तीसरा बनेगा 1 जुलाई 2015 को। तो पहला इंक्रीमेंट है 1 जुलाई 2013 से लेकर के 1 जुलाई 2014 तक, फिर 15 में आ जाएगा, फिर 16 में आ जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे आपको कैलकुलेशंस दे दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1 जुलाई 2016 को जाके उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी उसके 3 इंक्रीमेंट यहाँ पर विदहेल्ड हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आप कैलकुलेशन सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने इसको लिख दिया है, इसीलिए अब उसके ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31। ए पेनल्टी अंडर रूल नंबर 11 कैन बी इम्पोज ओनली बाय। पेनल्टी जब रूल नंबर 11 के अंतर्गत आती है तो आपको याद रखना है विद्यार्थियों, पनिशिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो भी पनिश करती है वही आपको इम्प्लीमेंट करा सकती है, यानी इम्पोज करा सकती है आपके ऊपर। तो हमेशा जो भी पनिशमेंट कभी भी आपको पूछे कि कौन दे सकता है, तो पनिशिंग यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही भी आपको दे सकती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 32 को। द बैंक will be kept open the conduct of the government transactions on a recognized holiday or beyond normal business hours on a day that is the last working day of the March of every year if so required by। यहाँ पर आपको याद रखना है बैंक खुले रहते हैं हमेशा लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ पे और लास्ट वर्किंग डे ऑफ द ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आरबीआई उनको ऑर्डर करती है कि उस दिन वो बैंक को खुला रखेंगे। तो यही कारण है कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द कैश बुक में बी। आपको कैश बुक का ऑडिट करने का मेन पर्पज क्या है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट टू नो दैट द ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड। यानी जो भी आपको प्राप्तियाँ हुई हैं, जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है वो सही से रिकॉर्डेड किया है या नहीं किया है, इसीलिए ऑडिट किया जाता है कैश बुक का। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर पार्शियली और फुल सच एरर एज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन होता है। जब भी कोई एंट्री आपकी कैश बुक में छूट जाती है या आधा आपने एक्सपेंडिचर ले लिया आधा नहीं लिया है, यानी पार्ट ऑफ एंट्रीज भी छूट जाता है, तो ऐसी एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, यानी चूक की त्रुटि। हिंदी में बोला जाता है चूक की त्रुटि, एरर ऑफ ओमिशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। द एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड बाय द, हमेशा याद रखिए जब भी एजेंडा किसी भी बोर्ड मीटिंग का ये रिपीट हुआ है विद्यार्थियों क्वेश्चन, और यहाँ पर रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमेशा एजेंडा तैयार करके सर्कुलेट करे टू द मेंबर्स एटलीस्ट, और कितना 7 बिफोर द मीटिंग, यानी एजेंडा जो होगा वो तैयार करके मीटिंग से पहले वो सभी मेंबर्स को देगा और 7 डेज बिफोर मिनिमम देगा। और किसकी जिम्मेदारी? रजिस्ट्रार की। 7 दिन पहले रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है एजेंडा तैयार करने की और सर्कुलेट करने की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 विद्यार्थियों देखते हैं। ऑल मनीज रिसीव्ड बाय एन लेंडर टू द गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑन अकाउंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द रिसिप्टर ड्यू डज द गवर्नमेंट शैल बी पेड फुल इनटू द accredited बैंक फॉर इंक्लूजन टू द गवर्नमेंट अकाउंट। विद्यार्थियों यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट विदाउट अनड्यू डिले, यानी ऐसा करना है आपको बिना किसी देरी के करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल 1983 के अंदर ये लिखा हुआ है और इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ पर मेंशन है कि ऑल मनी रिसीव्ड बाय ए टेंडर टू द गवर्नमेंट ऑफिसेज और द अकाउंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द रिसिप्टर। अगर आपको कोई मनी प्राप्त होती है सरकारी खाते की तो आप उसे बिना किसी देरी के जमा कराएंगे, ऐसा है विदाउट अनड्यू डिले। रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल 1983 के अंदर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन 30 डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। अब विद्यार्थियों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड वेरीफाई द कैश बैलेंस इन द कैश बुक एंड रिकॉर्ड ए साइंड एडेड सर्टिफिकेट टू द एंड ऑफ द मंथ। यानी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है विद्यार्थियों, हमने आपको बता रखा है हेड ऑफ द ऑफिस है वो एंड ऑफ द मंथ में साइन करता है कैश बुक को और रिकॉर्ड करता है सारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। अब विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। इन केस ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द कैश बैलेंस इज नॉट पॉसिबल ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ इट मे बी डन ऑन द। तो अगर आपका पॉसिबल नहीं है लास्ट वर्किंग डे पे कुछ काम हो गया, ऑफिसर हेड ऑफ द ऑफिस वहाँ अवेलेबल नहीं है या किसी कारणवश ऑफिस की ड्यूटी से बाहर गया हुआ है, तो आप फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ को ये काम कर सकते हैं बिफोर मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन ऑन दैट डे। यानी आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्किंग डे पे जब तक कैश बुक आपकी क्लोज नहीं हो जाती तब तक आपको कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करना है, इसीलिए आपको लास्ट वर्किंग डे पे क्लोज करना है। अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो आप फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ कर सकते हैं बिफोर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम, मैंने आपको बता रखा है जीएसटी का क्वेश्चन हमेशा आता है विद्यार्थियों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40। जीएसटी इज ए बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। आपको याद रखना है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी ये इंडिविजुअल पर नहीं लगता, लास्ट कंज्यूमर पर लगता है, ये पास ऑन होता है, इसीलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है। तो ये टर्म आपको याद कर लेनी है विद्यार्थियों, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 40। द फाइनेंस कमेटी में ऑर्डिनरी मीट, आपको याद रखना है विद्यार्थियों, आपको फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग होती है वो हमेशा ऑर्डिनरली ट्वाइस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। ट्वाइस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 2 बार लगता है ये मीटिंग होता है साल के अंतर्गत, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 42 है। ए पर्सन विद द एज ऑफ द मोर इज कंसिडर्ड एज द सुपर सीनियर सिटीजन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से जो ज़्यादा हो जाते हैं सीनियर सिटीजन, उनको बोला जाता है विद्यार्थियों सुपर सीनियर सिटीजन। और सुपर सीनियर सिटीजन आता है सेक्शन 194P ऑफ द IT एक्ट, यानी 75 ईयर्स एंड अबव, और एग्जम्प्टिंग फ्रॉम द फाइल द रिटर्न फाइल के लिए एग्जम्प्ट हो जाते हैं। ये सुपर सीनियर सिटीजन आते हैं आपके 80 साल से अब। और ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर जो 75 ईयर्स एंड अबव हैं वो सारे के सारे आते हैं से आपके सुपर सीनियर सिटीजन के अंतर्गत, और ये एग्जम्प्ट हो जाते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन अगर IT एक्ट की परिभाषा में देखें तो 80 साल एंड अबव होता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये जो मैंने एक्ट आपको बताया है सेक्शन 194P ऑफ IT एक्ट में लिखा हुआ है,
इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। तो आपको याद करके जाना है, 80 साल से ज़्यादा हो गए तो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएंगे आप। सीनियर सिटीजन कब बनते हैं? 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है वो सीनियर सिटीजन होते हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन बनते हैं 80 साल से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 43, डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80D इज अवेलेबल। 80D किससे संबंधित होता है विद्यार्थियों? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से संबंधित होता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। साइमल्टेनियस रिसिप्ट ऑफ सेपरेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड इज कवर्ड अंदर। आपको याद रखना है, सेपरेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड जो कवर्ड होती है वो 2 बिड सिस्टम के अंतर्गत होती है। सेपरेट होता है इनका टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स का, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। नाउ विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की ड्यूटी में आपको क्या शामिल नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, तो यहाँ पर लिखना है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स प्रीलिमिनरी टू द रिस्पांसिबल ऑफ द ऑडिटर। यानी वो जाकर के केवल डॉक्यूमेंट चेक करता है, आपके फिजिकल एसेट्स जाके नहीं देखता है कि आपके पास ये सामान है या नहीं है। वो ये देखता है कि ये सामान आपने खरीदा है, क्या वो डॉक्यूमेंट में आपने अब प्रॉपर्टी बुक में शामिल किया है नहीं किया है, आपकी कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। वो आपका एनुअल प्रॉपर्टी बोर्ड जो होता है प्रॉपर्टी का, उसमें चेक किया जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, और डिपार्टमेंट का इंटरनल बोर्ड होता है, उसमें किसी भी तरह का बाहरी ऑडिटर का हस्तक्षेप नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, amount of bid security should be ordinarily range between how many percentage to percentage of the estimated value of the goods to be procured। मैंने आपको बता रखा है परफॉर्मेंस एंड सिर्फ 5 to 10% होता है परफॉर्मेंस, और सिक्योरिटी जो भी बिड सिक्योरिटी आप लेते हैं तो हमेशा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 to 10 होता है, और जो बिड सिक्योरिटी है वो 2 से 5% है। लास्ट क्वेश्चन में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 to 10 पूछा था, यहाँ पर विद्यार्थियों पूछ लिया है बिड सिक्योरिटी 2 से 5%। तो ये अधिकतर एग्जाम्स में आता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, बिड सिक्योरिटीज ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर शुड बी रिटर्न इन टर्म ऑफ द एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बिड वैलिडिटी एंड एट लीस्ट हाउ मेनी बिफोर ऑफ द डेज आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है 30 दिन के अंदर आपको बिड सिक्योरिटी अनसक्सेसफुल बिडर को देनी ही होती है विद्यार्थियों। जो भी अनसक्सेसफुल बिडर हैं उनकी बिड सिक्योरिटी आपको लौटानी होगी 30 दिन के अंदर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 47। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। हम फास्ट चल रहे हैं विद्यार्थियों, क्योंकि आपका समय कीमती है, जल्दी से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें और फैक्ट के साथ में कर सकें, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। एज पर द विच रूल ऑफ GFR 2017, all monies received by and on behalf of the government either as dues of the government for the deposit and remittance otherwise shall be brought into the government account without delay। रूल नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है विद्यार्थियों, आर्टिकल है इसका 266(2) और जनरल फाइनेंशियल रूल के अंदर 7(1) के अंदर ये लिखा हुआ है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, which among the following is are the duties of the responsibilities to controlling officer in respect of the fund placed at his disposal। यानी जो किसी भी फंड का एक इंचार्ज होता है, यानी उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर, और उसकी ड्यूटीज़ के अंतर्गत ये सभी शामिल होता है। ऑप्शन ए, दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द बजट एलोकेशन। जितना बजट आपको अलॉट हुआ है उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दैट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज़ फॉर विच फंड हैव बीन प्रोवाइडेड। बिल्कुल जिस पर्पज़ के लिए आपको फंड दिया है उसी पर आपको वो खर्च करना है। दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना है कि ये सभी के उपयोग में उस धन का आपको खर्चा करना है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव कंट्रोलिंग ऑफिसर की सभी ड्यूटियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन दिस, which one of the following is the structured review for the system and procedures of the organization in order to evaluate whether they are being conducted efficiently or effectively। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। एंड विद्यार्थियों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिट। तो इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दिया है, और अब आपके लिए एक संदेश। विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर आपके लिए ढूंढ करके एक नए पैटर्न के पेपर लेकर के आ रहा है, जिससे आप कर सकें हर एंगल से प्रैक्टिस, कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं, और वहाँ एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको ये नहीं लगे कि ये पेपर कैसा आ गया, इसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं की। हर एंगल से आपको तैयार कर रहा है मेडल स्कॉलर कि कैसा भी प्रश्न पत्र आ जाए सामने, लेकिन आपको अपना 100% दे करके आना है, बजा देना है आईआईटी दिल्ली में जा करके डंका मेडल स्कॉलर का, कि हमें तो पहले से पता था कि पूछोगे क्या आप,
हम तो तैयारी करके आए हैं, छाप देंगे उस पेपर को विदिन 30 मिनट में। तो विद्यार्थियों, इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड किया होगा, और हिंदी की अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।